તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में આપવાની છે. मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं. आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता. सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं. वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं. देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएंगी तो हिंदुओं की भैंस जो है वो मुसलमानों में बढ़ जाएंगी. इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों का यादव जी अभिवादन करता हूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब देता हूं. देखिए, एक बात आप बताएं, आप ये कौन सी बात पूछ रहे हैं और कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आदमी 10 साल दिया जनता को झांसा, अब उसकी आशा निराशा में बदल रही तो उसका भाषा बदल रहा है. समझ लीजिएगा, जो आदमी का जीवन रहा दुनिया को देना झांसा, पूंजीपतियों का पूरा करना आशा, दीनहीन गरीब में छा गई निराशा, अब बदल दिया है उस व्यक्ति ने ये भाषा. क्या भाषा है? भाषा इसलिए है कि अब उसके भाषा में कहीं मंगलसूत्र आता है, कहीं भैंस आती है, कहीं सारी संपत्ति जो है बांट दी जाएगी मुसलमानों में जिनके औलादे ज्यादा हैं, ये घुटपेसिया हैं. तो ये भाषा ही बता रही है कि इसके अंदर निराशा छा गई है. ये अब जाने वाला है, और जाने वाला जैसे आदमी मरने वाला बड़बड़ाता है, उस तरह से सत्ता से जाने वाला बड़बड़ा रहा है. ये अब जा रहा है इसलिए बड़बड़ा रहा है, इसलिए भैंस का नाम लेता है कि इसकी अब भैंस जो है राजनीतिक भैंस पानी में जा रही है. समझ रहे कि गई भैंस पानी में, एक कहावत है, इसलिए इसने भैंस का नाम लिया. मंगलसूत्र का नाम इसलिए इसने लिया कि इसने अपनी बीबी के मंगलसूत्र की भी रक्षा नहीं कर सका, उसको निभा नहीं सका, तो ये दूसरों में भय पैदा करता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा. अरे मंगलसूत्र छीनने की बात कौन छीनता है? मंगलसूत्र छीनना इतना आसान नहीं है. ये देखिए, एक बात और आपसे कह दूं यादव जी, चाहे आप कुछ भी कहिएगा, ये बताइए आईना में कौन सी चीज दिखाई देती है? अगर आप आईना के सामने खड़े हों तो यादव जी बताइए क्या दिखाई देगा? बोलिए. अपने आप अपन ही नजर आएंगे, अपना चेहरा दिखाई देगा. हाँ. तो राजनीति के आईने के सामने मोदी खड़ा हुआ है तो उसे अपना चेहरा दिखाई देता है कि मैंने जनता के अधिकार छीन लिया, मैंने पूंजीपतियों के हवाले करके इनके पॉकेट के पैसे छीन लिए, 5 किलो राशन बांट दिए और सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, फलाने के दाम बढ़ा दिए, यहां तक कि आटा से लेके दाल तक पर जीएसटी लगा दिए. तो इसको अपना चेहरा दिखाई देता है कि मैं छीनता हूं इसलिए आने वाला भी छीनेगा. ये एक बात समझिएगा. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात को रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी. तो इसकी भावना यही है, अगर इस बार आएगा तो यही काम करने वाला है. तो आपको इससे आपको समझ लेना चाहिए कि निराशा छाए हुए आदमी के चेहरे पर अगर है तो भाषा अपने आप बदल जाती है. ये उसका कसूर नहीं है, ये निराशा ही भाषा को जन्म देती है. जैसा कि आपने कहा वाकई में कि आईना देखकर ही हम, जैसे प्रधानमंत्री को लग रहा है कि मैंने सबका छीना हो तो ये भी ऐसा करेंगे. अभी तक आने वाले 75 सालों में कोई प्रधानमंत्री ने इस तरह के बोल ना बोले हैं. तो कहीं ना कहीं कैसा क्या लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, या ये हार रहे हैं, या इनकी सरकार नहीं बनेगी? क्या डर रहे इनको? नहीं 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 नहीं, ये तो खुद ही अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर लगा करके बोलता है और बताता है. कारण क्या है कि जो आदमी अपने पहले 14 के भाषण में कह दिया मैं तो फकीर हूं, थैली उठा के भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, या जो भी बोला कि चला जाऊंगा. अब आप ये बताइए यादव जी, फकीर हो या कुछ हो, कहां जाओगे? देश में रहोगे ना. और फकीर आदमी करोड़ों का सूट पहनता है क्या? ये अपने भाषा से अपने आप को ये साबित करता है. और आप कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया है कि ये हो गया. अरे देखिए,
जब कोई भी चीज हाथ से निकलने लगती है तो मन खराब हो जाता है, और जब मन खराब हो जाता है तो मस्ती खराब हो जाता है, जब मस्ती खराब हो जाता है तो सोच खराब हो जाती है, जब सोच खराब हो जाती है तो मुंह से अनाप शनाप भाषा ही निकलता है। तो इसका मन खराब हो रहा है क्योंकि सत्ता से ये जा रहा है। ये इसी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भारत के अंदर मानवता नैतिकता के भाषा का भी ये अपमान कर रहा है। इतना नहीं, हमारे देश की भाषा कितनी प्यारी है, जहां के कवियों ने भी क्या क्या लिखा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन जल के निर्मल करे स्वभाव। जिस देश की भाषा में निंदक को करीब में बसाने की बात कही गई और वो तुम्हारे चरित्र को उज्जवल करता है कहा गया, ये आदमी निंदकों को जेल में डालने की बात करता है। तो इसी से समझिए भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारतीय भाषा के विपरीत जीवन जीने वाला व्यक्ति को आप भारतीय मानेंगे कि क्या मानेंगे, अब आपको डिपेंड करता है। और इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि दिमाग खराब हो गया है, मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि मन बिगड़ गया है तो सब बिगड़ गया है। इतिहास गवाह है कि शिवाजी और औरंगजेब के ज़माने में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, लेकिन ये 10 सालों में जो देखा जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खास करके, तो नई जनरेशन को जो बहक रहे हैं वो लोग हिंदू मुसलमानों में, तो इसको कैसा वो किया जाएगा। देखिए एक चीज बताए, वो राजा थे, आज लोकतंत्र है। राजा अपने राज्य की लड़ाई लड़ते थे और राज्य की जनता सेना में हुआ करती थी। शिवाजी का विरोध मुसलमान से नहीं था, शिवाजी का विरोध औरंगजेब बादशाह से था। औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी से थी, किसी हिंदू से नहीं थी। इसलिए दोनों सेनाओं में हिंदू मुसलमान थे। ये बदलने की बात जानते हैं, ये कुंठित बुद्धि के लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं यादव जी साफ आपसे एक बात कह दूं कि इस देश के अंदर न हिंदू मुसलमान ये जो लाया गया, ये अलग से लाया गया। आपको पता ही नहीं है कि यह देश के लिए किस किन लोगों ने कितनी, जब ये मिली जुली शहादत है तो मिली जुली विरासत है। ये देश के लोग मिलजुल कर शहादत दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज उनके हाथ में सत्ता चली गई है। तो जो सत्ता चली गई है तो वो क्या कहेंगे, वो तो जानेंगे जो अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो, ये फूट डालो वोट लो, यही भाषा के तरफ चल रहे हैं। मुसलमान समझदार हो चुके हैं। कारण ये है कि उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। और देश के हमारे हिंदू भाई या सनातनी भाई या आर्य समाज के लोग या हमारे पड़ोसी भाई इतने समझदार हैं कि वो अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। कभी कभी बच्चे चॉकलेट के लालच में झगड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बात बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे से भड़का था, लेकिन आज लोग जानते हैं कि ये हमें लड़ाते हैं और अपने मौज उड़ाते हैं। इसलिए अब देश की जनता आपस में सद्भाव बनाकर जीने की बात करती है, मगर कुछ बहके बिगड़े सनकी लोग इन्हें लड़ाने के साजिश रचते हैं। कपड़े से पहचान बताते हैं, हिंदू मुसलमान बताते हैं, छीन कर बांटने का झगड़ा लगाते हैं, क्योंकि ये तो उनकी आदत है। जिस तरह कुत्ते के दुम को आप किसी बोतल में भी रखेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जिसकी विचारधाराओं में इस तरह की भावनाएं जन्म ले कि हमको लड़ाना है और लड़ा करके ही राज चलाना है, तो वो क्या करेगा। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा रास्ता उसके सामने दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने अभी बात की है कि देश के प्रधानमंत्री की वाकई में लगता है कि मानसिक हालत लगता है कि उनके बोल वचन से कि बिगड़ी हुई है। कभी वो ईद की बधाई देते हैं और कभी कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मुगलों का राज हो जाएगा। देखिए यादव जी, आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए सोए हुए आदमी के बदन पे हाथ रखिए तो जग जाएगा, और जो सोने का बहाना करेगा वो जगेगा नहीं। आप ये कभी कभी लोग अपनी बुराई को छिपाने के लिए कहते हैं हम नशे में थे, दिमाग ठीक नहीं था, पागलपन में था। ये सब मैं बातों को मैं नहीं मानता कि दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब और आपकी बात आप कह सकते हैं, आपको इसका अधिकार है, हमारे को अधिकार देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उनके बोल खराब हो गए हैं। अब रह गया ईद की बधाई और मुगल राज में फर्क है। ईद की बधाई, ईद मनाने वाली जनता को कोई भी प्रधानमंत्री रहता है तो औपचारिक तौर पर देता है, लेकिन बधाई देना
औपचारिक है कि दिल की गहराइयों से है कि जुबान की इकाइयों से है, ये उस पर डिपेंड करता है। रह गया कि बधाई दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिटाई कर देना ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ बधाई देना और एक तरफ मुसलमान के चेहरे को देखकर उनके ही आरपीएफ के जवान गोली मार देते हैं, नमाज पढ़ने वाले को उनकी पुलिस जूते से मार देती है, ठोकर मारती है। तो ये साबित करता है कि इनके अंदर जो पुरानी कहावत थी कि एक चोर जो था, लुटेरा जो था, मुंह में राम राम कहता था और बगल में छुरी रखता था, इसी तरह इनके भी मन में है। मुसलमान को बधाई देते हैं और मन के अंदर जो है जहर की खाई रखते हैं और इनकी बुराई रखते हैं और लड़ाई के लिए इनकी भावनाएं आगे बढ़ी रहती हैं। ऐसे लोगों से देश नहीं चलता और ऐसे लोगों का संदेश देश में काम नहीं करता। आज आप अपने आंखों से देख लीजिए, एक जमाना था कि मोदी मोदी के नारे लगते थे, अब ये जमाना है कि मोदी मंच से खड़े हो तो नारे के भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये उसका गिरता हुआ ग्राफ है। पहले के बहुत से लोगों से मैंने बातचीत किया, लोग पहले एक भावना से कहते थे मोदी है मोदी है, आज जाने के बाद कहते हैं यार ये बड़ा गलत निकल गया। तो होता क्या है, इसके लिए किसी कवि ने कहा था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, समय रहे न भेंट किया न गुरु से लिया उपदेश, अब पछताए होत क्या जो चिड़िया चुन गई खेत। तो जब गुरु से भेंट नहीं किए तो खेत को तो चिड़िया ने चुन लिया। अब इस आदमी का क्या है, न पढ़ा लिखा है न कुछ है, भाषा भी यही बताती है कि वो कैसा आदमी है, कैसा व्यक्ति है, चाल भी बताता है कि वो अहंकारी व्यक्ति है। तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं तो उत्तर न देना भी हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, इसलिए मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। आप एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मान लीजिए कि 2024 में अगर इनकी सत्ता नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी या ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, थोड़ा हट के प्रश्न है, तो क्या होगा इनका? हमको लगता है कि इनका दोस्त जो था डोनाल्ड ट्रंप था ना, शायद उसकी तरह ये आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, हारने के बाद भी ये सत्ता छोड़ने में आनाकानी करेगा। चुनाव में अगर दंगा नहीं करा सका है तो सत्ता के हस्तांतरण में भी ये नाटक करेगा और न किसी प्रकार का ये झंझट पैदा करेगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति का दोस्त है जो व्यक्ति अमेरिका में इस तरह की घटना घटाई है। तो ये भारत की राजनीति को भी कलंकित करने का काम करने वाला है। इतना आसानी से ये छोड़ने वाला नहीं है जितना सोचते हैं। और आज की हवाओं की गर्मी देखकर तो लग रही है कि राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी के बने, भाजपा भी अगर 200-250 तक आ भी जाए तो भी मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को भाजपा खुद स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि देश को अगर बनाकर रखना है तो देश में इस तरह की नफरत फैलाने वालों से देश को बचा कर रखना है। अभी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़मीनी ताकत जो है खसकती जा रही है। तो और जिससे कि जो मुद्दे की बात नहीं कर रहे वो अपने सभाओं में और अनगढ़ बातों पर जनता को संबोधन कर रहे हैं। तो ये जो चरण चुनाव चल रहे हैं और इसमें से वोटिंग कम हो रही है, इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव पर? यादव जी, एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए, चुनाव तो गुप्त है, मतदान गुप्त है, और ये जा रहे कि वो जा रहे ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन माहौल देख करके पता चल जाता है, चेहरा देखकर पता चल जाता है। मन की बात करने वाले का मन से, मुख से जब बात निकल रही है तो पता चल जाता है कि मन में क्या है। जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बागीचे से आने वाली हवा खुशबू दे देती है और गंदगी कूड़ा करकट के तरफ से आने वाली हवा में बदबू आ जाती है, तो उसी तरीके से इनकी भाषा बता रही है कि ये हार रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है। समीकरण क्या होगा, कैसा होगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो आपने एक प्रश्न कहा कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए एक चीज आपको बता दूं, ये बोल क्या है। बोल आदमी का, मैंने बहुत पहले भी एक इंटरव्यू में आपसे कहा था कि चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दूरत शोभत मूर्ख लम साख पठावत,
यावत शोभत मूर्ख यद किंचित न भासता। बेवकूफ को भी अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तो दूर से विद्वान दिखाई देता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी मूर्खता का पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें तो बोल वचन से ही पता चल जाता है कि इनका क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है जो आप देख रहे हैं, भाजपा के पास बूथ तक के कार्यकर्ता है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए नहीं है कि जिसे ये भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसे दुराचारी कहते थे, उन्हें ही अपने गोद में समेटने लगे, उन्हीं से ये चंदा लेने लगे और धंधा देने लगे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ये सारी चीजें खुल गई। आज सबसे सीरियस बात इस देश में आ गई है कि ये फोटो लगा करके वैक्सीन का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और आज ही उसी वैक्सीन पर ये बात आ गया है कि जिस वैक्सीन को आपने लगाया है, क्या नाम है, कोशिड नाम की वैक्सीन को, उनको जो है अंदर अंदर नई नई बीमारियां पैदा कर रही है वैक्सीन। तो आज फोटो भी हटाने की बात हमने अखबारों में पढ़ा कि हटा दी गई है, चैनलों पर देखा, मतलब जो यूट्यूब के चैनलों पर देखा। होता क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। दूसरा भी एक है कि विनाश काले विपरीत परिस्थिति, जब आदमी के विनाश होने का रास्ता है तो परिस्थिति भी विपरीत हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि आज उसकी बुद्धि भी विपरीत हो गई है और देश के अंदर की परिस्थिति भी विपरीत हो गई है और उसका विनाश होना सुनिश्चित है, क्योंकि आपको मालूम है कि आदमी के विनाश के दो मुख्य कारण होते हैं और वो दोनों चीज में हड्डी नहीं होती है। ये दोनों इंसान के सम्मान को खा जाते हैं। एक तो जुबान है और दूसरा, जब आप जानते हैं जिसे आपको बोलना नहीं चाहिए, कि वो ये दोनों जहां हड्डियां नहीं है, ये दोनों चीजें इंसान के सम्मान को संभाल ले तो बढ़ा देती हैं और गिरा दे तो बिगाड़ देती हैं। और ये दोनों चीजें इस वक्त भाजपा के अंदर समाई हुई है। जबान फिसल रही है और भी कांड खुल रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि विनाश काले विपरीत परिस्थिति, आज परिस्थितियां भी विपरीत हो गई हैं, स्थितियां भी विपरीत हो गई हैं, जुबान भी फिसल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जाना तय हो गया है। सर जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो आज देश में अराजकता का माहौल है, तो थोड़ा सा भाईचारे के हिसाब से 4 पंक्तियों में एक संदेश दीजिए थी बढ़िया सा। देखिए, आप कह रहे हैं कि अराजकता का माहौल है, नहीं है, चुनाव का माहौल में चलता रहता है। शादी में फटाके भी छूटते हैं, बाजे भी बजते हैं, गीत भी गाते हैं, धक्का भी लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक परंपरा है कि बारात में गालियां भी गाई जाती हैं। तो ये चलने दीजिए, इस पर मत जाइए। लेकिन अगर संदेश आप चाहते हैं तो मैं यही दूंगा, आइए मिलकर एक अभियान चलाया जाए, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। आग नफरत की जो लगा रहा है भारत में, प्यार के जल से चलो उसको बुझाया जाए। आइए मिलके एक अभियान चलाया जाए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस भी बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हैं, सारे भाई मिलकर के एक काम करें कि नफरत की आग को बुझाएं, इंसान में मोहब्बत को जगाएं, दुनिया के अंदर यह दिखाएं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का आदर है, मानो मानो एक है। और इसीलिए कहा गया है कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी का आदमी से प्यार नहीं